विपक्ष को कुछ नहीं मिलता तो यही सब बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, ये संविधान खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी खड़ा होता है जिसके पास कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति खड़ा होता है जेपी के रूप में और प्रधानमंत्री को उनके सामने झुकना पड़ता है। एकदम नौकरी देंगे, बिहार मॉडल पे नौकरी देंगे। जब तक तेजस्वी की सरकार थी एकदम रेट फिक्स था कि फला मंत्री के पास जाइए, इस विभाग के शिक्षक बनने हैं तो उनके पास जाइए, बिल्कुल नौकरी देंगे। ऐसे नौकरी चाहिए तो आज जोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए। आधा लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, 282 सीटों पर मतदान हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। आज हम राजधानी लखनऊ की यूनिवर्सिटी में हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और बात करने के बाद जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने के दौरान कि जो मुद्दे चल रहे हैं वो मुद्दे उनके मुताबिक हैं या नहीं, या उनका मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत है। अनंत, ये बताइए कि हमारे राजनेता जो देश के हैं वो बड़े बड़े मंचों पर तमाम बातें कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों पर बात हो रही है, लालू यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर राजनीति आ गई है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे से शुरू हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो भी अब इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो आरक्षण की बात विपक्षी दल कहते हैं उनको उस तरीके से आरक्षण देने नहीं दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण काटने की जुगत में विपक्षी दल लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे बात अगर आरक्षण की जाए तो आरक्षण इज़ फॉर लाइक जिसको नहीं मिल पा रहा है उसके हम उसकी उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। लेकिन यहाँ पे कि बस हिंदू मुसलमान की अगर लड़ाई करके आप ये कहिए कि हम आपको आरक्षण दे देंगे और दूसरी पार्टीज करते हैं तो देश विरोधी बातें आप कर रहे हो। कि आप आते हो कि किसी और का कोई बाहर से आ रहा है और आप हमारे घर की चीज़ें लेके चले जाओ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हमारे घर में आए, हमारी चीज़ें लेके आप चले गए। आप आइए, आप रहिए, आपको सम्मान हम दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। अब बात करने लगे कि नहीं हम वहाँ से रेफ्यूजीज़ को ले आएंगे, हम उनको स्टे दे देंगे, ये कर देंगे, तो ये कोई बात नहीं है। और 400 पार की बात रही तो हम भी एश्योर करते हैं इस चीज़ को कि 400 पार हो पूरी तरीके से और सरकार पूरी बने, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या नाम भैया आपका? अभिषेक चौबे। अभिषेक, ये बताइए कि जो संविधान को खतरे की बात, संविधान खतरे में है ऐसी बात की जाती है, कोई कहता है संविधान खत्म किए जाने की बात कही जा रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये जैसे विपक्ष की ये सब चाल होती है, विपक्ष को कुछ नहीं मिलता तो यही सब बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, ये संविधान खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से परस्नातक का छात्र हूँ। अमन, ये बताइए कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है। विपक्षी दल कहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म, संविधान को ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। जब ये डायलॉग्स, ये बयान बड़े बड़े जिम्मेदार मंत्री और नेता कहते हैं तो आप लोगों की मनोदशा क्या होती है? पहली बात तो वो जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार होते तो लोकतंत्र खतरे में है ये सब बात कहते ही नहीं। भारतीय जो परंपरा है ये अपने में ही स्वयं में बहुत लोकतांत्रिक है। तो आप लोकतंत्र को भारत से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई भी विचारधारा हो वो बहुत गलत सोच रही है। पहले भी लोगों ने प्रयास किया, हमने देखा कि एक आम आदमी खड़ा होता है जिसके पास कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति खड़ा होता है जेपी के रूप में और प्रधानमंत्री को उनके सामने झुकना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है या कुछ ऐसा होने वाला है। ये सब आर्ट ऑफ रेटोरिक, हम लोग जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है रेटोरिक, कि जो चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं तो विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विपक्ष मंचों से ऐसी बात बोलता रहता है और उन्हें अधिकार है बोलने का। लोकतंत्र यही तो है, यही तो लोकतंत्र है कि विपक्ष अपनी बात रख सके, लोग सुने। तो लोग सुन रहे हैं उनकी बात को, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, मैंडेट नहीं दे रहे हैं, मैंडेट अभी भाजपा पक्ष में, तो उनको इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के बाद जब आप कहते हैं कि चुनाव जब व्यक्ति हार जाता है लोकतंत्र को, तो उसको स्वीकारना चाहिए कि हम हार रहे हैं, ठीक है, आपको खुद पे काम करना चाहिए। लेकिन आप खुद पे काम ना करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप जातियाँ कर रहे हैं, जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम हृदयांश प्रताप सिंह है। अच्छा हृदयांश, ये बताइए कि संविधान की बात हो गई, लोकतंत्र की बात हो गई, आरक्षण की बात हो गई, 400 पार का जो नारा शुरू हुआ था वो अब 400 पार के नारे की बात नहीं की जाती। प्रधानमंत्री को भी हम बड़े बड़े मंचों से सुनते हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात जो भी शुरू हुआ है, ये पहले विपक्षों ने मतलब जब टारगेट करना शुरू किया है तो उसके रूप में प्रधानमंत्री ने बस अपना वो दिया है कि मतलब जो भी उनके समक्ष जो खाली उनकी बातों को कटाक्ष के रूप में दिया है कि वो क्या करेंगे उनके लिए। बाकी कोई उनका वो ये मोटिव नहीं है कि उनके बल पे वोट लिया जाए। आप कुछ कहना है? मैं जोड़ दूं, जैसे ये अभी प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है कि उन्होंने मंच से कहा कि मैं कभी भी रिलीजियस आधार पे आरक्षण नहीं होने दूंगा, तो ये संविधान सम्मत बात है। इसमें उन्होंने गलत क्या कहा?
जो हमारा संविधान है वो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण की बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बिल्कुल आरक्षण होना चाहिए, जो असर्टिव लोगों को आगे बढ़ाने का। कर्नाटक में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ओबीसी के अंदर 4% रिजर्वेशन देने की बात वहाँ पर कर दी गई मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को देखिए, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो दलितों से भी ज़्यादा हालात बदतर हैं मुसलमानों के। तो अगर सरकारें, राज्य सरकारें अगर इस पर प्रयास कर रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आए एक समय हो गया है। आज के समय आवश्यकता है कि एक नवीन ऐसी कमेटी बनाई जाए जो उनके जो इकोनॉमिक बेसिस और सोशल बेसिस पर उनकी स्टडी करे कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कितने पिछड़े हैं। अगर पिछड़े हैं तो उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो 27% आबादी है भारत में मुस्लिमों की, बिना उनके अगर आप एक स्वर्णिम भारत की कल्पना कर रहे हैं, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित भारत 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो बिना हमारे मुस्लिम भाइयों के सहभागिता के ये संभव ही नहीं है। अच्छा, ये आप मानते हैं जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि विपक्षी दल कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान पे जो बात हुई है कि देखिए, पहली बात तो है समय का परिवर्तन ही समय का नियम है कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा चीज़ों में तब तक वो समय के साथ अनुकूल नहीं हो पाए। वक्त की डिमांड तो यही है, कई राजनीतिक दल मान रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना किस जाति के लोग हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं उस पर नहीं भी जा पाऊंगा उस पर, लेकिन मैं संविधान में बात कर रहा हूँ ना, कि जो संविधान में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव सही हैं, क्योंकि देखिए आप परिवर्तन नहीं करेंगे चीज़ों में तो आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे, और समय के साथ नहीं चल पाएंगे तो चीज़ें जो आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, जो चीज़ें बदल रही हैं उनके साथ कैसे चीज़ें बैठेंगी। तो संविधान में परिवर्तन भी सही है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखिए 400+ तो जाएगा ही उसमें आप भी मोदी भक्त लगते हैं? अरे क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए, संविधान लोकतंत्र आरक्षण खतरे में है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, जैसे कि इम्प्लीमेंट के ऊपर है, जैसे इम्प्लीमेंट हो सके, क्या कहते हैं, और क्या जी। ऐसा मतलब क्या लगता है कि विपक्ष की बातों पे भरोसा होता है, सत्ता पक्ष की बातों पर भरोसा होता है? जुमलेबाजी कही जाती है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो जुमला छोड़ते हैं। नहीं, जुमलेबाजी क्या, विपक्ष का काम है कमियां गिनाना, अब क्या कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं? अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? मैं ये बोलूँगा कि जैसा कि 1999 में ना कम्युनल इलेक्ट्रेट लागू हुआ था कि जातिगत आप चुनाव लड़ें, तो ये वैसी स्थिति उत्पन्न करी जा रही है। ऐसा जाति की आपने बात की तो मैं पूछ लूँ, जातीय जनगणना के आप फेवर में हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं है? अरे अगर सबकी आप, एक चीज़ है अभिन्न, हम लोग कहते हैं कि कई यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो अगर आप सबको बांट के चलेंगे, सबकी गणना अलग अलग करेंगे, तब तो विकास पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नारा क्या होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसका क्या होगा? जिसकी जब सबकी हिस्सेदारी होगी तभी तो सबका विकास होगा। जैसे कि इसीलिए तो जाति जनगणना जरूरी है ना, बताइए। भारत एक है और उसमें आप कह रहे हैं कि इनकी भागीदारी उनकी भागीदारी, तो फिर कैसे? नेता हमारे देश के कहते हैं आप युवा हैं, देश के छात्र हैं, भविष्य हैं, इसीलिए आपसे सवाल, आपके भविष्य के लिए ही वो लड़ते हैं और आपके भविष्य के लिए वो लड़ रहे हैं। हमारे जो, मैं बताना इस बात पे चाहूँगा, आपने जाति की बात की, जाति पे बांटने की बात आप कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इकोनॉमिक बेसिस पे बांटते हैं कि जिसकी जो अगर जिसकी ईयरली इनकम इतनी अगर 4 लाख से ऊपर है तो उनको अलग स्टेज पे रखिए, जिसकी 10 लाख से ऊपर है उसको अलग पे रखिए, जिसकी 1 लाख से नीचे उसको अलग रखिए। आप उस पे बेसिस में नहीं, आप क्या कर रहे हो कि वो SC है, वो ST है, वो OBC, उस पर बांट रहे हो। हमारे कितने भाई यहाँ पे मेरे साथ पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में हैं, जो SC ST भी हैं और वो अच्छे, उनकी बैकग्राउंडिंग है, अच्छे फैमिली से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ, मैं अगर किसी और किसी कैटेगरी से, मैं अपने स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बट किसी कैटेगरी से अगर हम आते हैं तो हम भी अच्छे जगह से आके पढ़ रहे हैं। तो दिस इज नॉट द वे दैट यू आर डिवाइडिंग अस। ये जो डिवाइड कास्ट का आया वो ब्रिटिश के टाइम से आया, मुगलों के टाइम से आया कि डिवाइड एंड रूल पे काम करने की बात आती है। आप इकोनॉमिक बेसिस पे बांटिए भाई, जिसकी आज की प्रायोरिटी क्या है कि जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड कराना है। यही बात तो मेरा सवाल सुनिए, यही बात तो समाजवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रीय जनता दल कहता है, कांग्रेस कहती है, ममता दीदी कहती हैं, यही सब बातें तो कह रहे हैं। उनने तो सबसे गलत काम उनने यही किया है कि इंडिया का नाम पे जो खंडित करके डॉट लगा दिए हैं, उनका तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और वो लोग ऐसी बात, वो खंडित कर दिया है। हाँ, इंडिया इज अ नेम, इतना एक अगर किसी कंट्री के नाम पे आप I.N.I.D.I आप डॉट करके लिखते हो, कितने आपके शर्म की बात है कि आप बताइए, देश के नाम बांट रहे हो। इंडिया लिख करके खंडित कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। मैं बात ही नहीं सुन। इंडिया जो गठबंधन है उसको कह रहे हैं कि I.I.N.D.I कर दिया है और खंडित कर दिया है। सही बात है, सबसे शर्म, सही बात है। आप समर्थन करते हैं? हाँ। जी, मैं जोड़ दूं, ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी अलायंस बना हुआ है, ये बहुत हास्यास्पद है। देखिए कौन लोग इकट्ठे हुए हैं जो जा करके भारत के बाहर जब जाते हैं, राहुल गांधी का हम अक्सर बयान सुनते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं, जब विश्व के मंचों पर जाते हैं। आप याद करिए, मुझे एक भाषण याद आता है नरेंद्र मोदी जी का 2014 में। नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते, तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जी को कुछ कहा था। और
मंच से भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारी अपनी घर की लड़ाई है, हम निपट लेंगे, लेकिन बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ऐसी हमारी विचारधारा है। हमारे प्रधानमंत्री इस विचारधारा से आते हैं कि हम अपने घर की लड़ाई अपने घर में सॉल्व करेंगे। ये कैसे लोग हैं? आप सोचिए कि उसमें एक CPIML है, CPIM है, जो भारत को बांटने की बात कर रहा है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो कि पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बनाई गई हमारे प्रधानमंत्री जी के सरकार के द्वारा इतनी बढ़िया रोड, इतने बढ़िया स्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया कांग्रेस ने भी तो किया है ना काम। किया उनने इतने साल में। एक एम्स बना के वो खुश होते हैं, कितने छोटे छोटे एयरपोर्ट बना के वो खुश हो रहे हैं। क्या किया उन्होंने? अगर काम किया होता तो इतने हताश निराश नहीं होते कि कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे। आज के समय कांग्रेस की स्थिति ये है कि कार्यकर्ता को पकड़ के टिकट दिया जा रहा है, चुनाव न लड़ना पड़े, इसलिए कार्यकर्ता भाग जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं। अमेठी आप लोग कह रहे थे भाग गए, देखिए रायबरेली में तो आ गए ना। अमेठी छोड़ दिया ना, अमेठी छोड़ दिया ना। और रायबरेली भी मुझे विश्वास है कि जनता अपना जो मत है वो मोदी जी के पक्ष में, उनके हाथों को मजबूत करने का काम आप करें। लोग मोदी भक्त हैं सारे। मोदी हम लोग डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं जैसे भैया ने बोला, इसमें यही है कि जनता अगर अपना वोट देगी, वो मोदी मतलब मुमकिन मतलब आपका डेवलपमेंट। अगर अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग विकास को लेकर के ऑप्टिमिस्ट हैं और हमारा विश्वास मोदी जी में है, तो क्या समस्या है? अगर आप इसको मोदी भक्त होना कहते हैं, राष्ट्र देश की इकोनॉमी अगले 3 साल में अपने 3rd नंबर पे ले जाने, अगले टेन्योर में 3rd नंबर पे ले जाने के बाद हम उसके भक्त क्यों ना हो? जो अपने विजन है। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि आपके पास विजन है। आपसे जब हम पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे, तो आप कह रहे हैं हम जातीय जनगणना करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, वो भी हाँ नौकरी देंगे, एकदम बेरोजगारी महंगाई इशू नहीं है। जोड़ रहा हूँ, एकदम नौकरी देंगे। बिहार मॉडल पे नौकरी देंगे। जब तक तेजस्वी की सरकार थी, एकदम रेट फिक्स था कि फला मंत्री के पास जाइए, इस विभाग के शिक्षक बनने हैं तो उनके पास जाइए, बिल्कुल नौकरी देंगे। ऐसे नौकरी चाहिए तो आज जोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के युवा हैं, ये सभी अपने अपने तर्कों से इस बात को बता रहे हैं कि देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है और आरक्षण खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। विपक्षी दलों के नेताओं से ये कन्विंस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चल रही है उससे खासे प्रभावित ज़रूर दिखते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।